नमस्ते छात्राओं। 8वीं के सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम पाठ जो देखने जा रहे हैं, पाठ है 8वां और उसका नाम है पूर्ण विश्राम और उसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। चलो तो पाठ का भाग 1 आज हम देखते हैं। तो पहले हम सत्यकाम विद्यालंकार जी का परिचय लेते हैं। जन्म है 1935 लाहौर। आप सफल संपादक, लेखक और कवि है। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, यह लेख संग्रह है, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, यह जीवन चरित्र है। पूर्ण विश्राम यह एक हास्य व्यंग कहानी है और प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या बन जाती है। यदि समय निकाला भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनें उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक ने बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाया था, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। लेखक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए लेखक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखकर फिर वह बोले कि कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, क्योंकि आपको विश्राम की आवश्यकता है और विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, यानी निरोग यानी रोग रहित। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। और घर आकर उन्होंने श्रीमती जी से यह जब बता दिया तो वह भी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि चलो जुहू जाने की तैयारी कर लो और हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। यह बातें हम कर रहे थे और हमारे ध्यान में एक बात आ गई कि एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी और चांदनी रात का मज़ा तो जुहू पर ही लेना है। और इसीलिए एक दिन पहले आधी रात से ही उनकी पत्नी ने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म लगाया और लेकिन वह स्वयं 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी, यानी जाने के बारे में क्या क्या वस्तु लेकर जानी है इसकी तैयारी करने लगी। और ये होने के बाद श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर लेखक के हाथ में दे दी। श्रीमती जी ने कामों की सूची हाथ में दे दी और गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और लिखी थी, ये उनके हाथ में दे दी। दिन भर लेखक दौड़ धूप करके उन्होंने पायधुनी से एक मिस्त्री लाया, यानी मुंबई के एक स्थान का नाम है पायधुनी। और सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई थी। मोटार के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते लेखक कहते हैं कि रात तक मेरे दिल की धड़कन दुगुनी बन गई थी। तो लेखक कहते हैं, मेरी दौड़ धूप देखकर रात को जब हम सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि कल हमें जुहू पर जाना है और हम दिन भर विश्राम करेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। और ये कहकर श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर वह मोटार का मुआवना करने लगी। मुआवना यानी निरीक्षण करने लगी और यह तसल्ली कर ली उन्होंने कि जो सामान उन्होंने सूची में लिखा था वह आया या नहीं। और ये देखने के बाद सुबह 5 बजते ही फिर अलार्म ने शोर मचा दिया। 5 बजे का अलार्म बजते ही वह उठ बैठी और रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। लेखक के घर में स्टोव था और लेखक कहते हैं कि स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, क्योंकि वह जलाने लगे तो हर मिनट बुझने लगा
आधा घंटा तो उसमें तेल भरने, धोखनी करने में यानी हवा भरने में चला गया। आखिर हमने चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त होकर यानी ध्यानपूर्वक सारी तैयारी में हम जुट गए। लेखक कहते हैं हम ऐसी तैयारी करने लगे कि वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। इस तरह की तैयारी में हम जुट गए। लेखक कहते हैं कि ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है और ये जीवन का जो मूल मंत्र है मैंने भूला न था। श्रीमती जी, लेखक कहते हैं कि मुझे मेरे कामों में याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। लेखक कहते हैं मैंने उन्हें याद दिलाया कि पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर लेना। तो श्रीमती जी बोली कि अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो लेखक कहते हैं वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम गुलबंद लेना न भूल जाना, वह गुलबंद जो पिछले साल हमने कश्मीर से लाए थे। गुलबंद यानी सर्दी में बचने के लिए जो गले में हम ऊनी की पट्टी लपेटते हैं उसे गुलबंद कहते हैं, क्योंकि जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। लेखक की पत्नी कहने लगी कि गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट यानी समुद्र आदि में नहाते समय पहनने जाने वाले कपड़े। और वह कहते हैं कि तुम कहीं रबर की कैप तो भूल गई तो गजब हो जाएगा। तब वह कहती है कि मैं रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी नहीं भूल जाना। तब लेखक पूछते हैं कि उसका क्या करोगी, राइटिंग पैड का क्या करोगी? तो वह कहती है कि कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है और जूह पर खाली बैठे जवाब भी माँ को लिख दे दूंगी, और यूँ भी मुझे वक्त नहीं मिलता है तो ये काम वहाँ पर बैठने के बाद मैं कर लूँगी। फिर लेखक कहते हैं कि और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके साथ जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ अगर रह गई तो जवाब किसके दोगे? और लेखक कहते हैं कि सुनो, बिजली के बिल और बीमा की नोटिस जो आ पड़ी है वह भी साथ में लेना, उनका भुगतान करना है, उन्हें भी साथ में ले लेना। भुगतान करना यानी पैसा चुकाना। तो छात्राओं, हास्य व्यंग कहानी पूर्ण विश्राम सत्यकाम विद्यालंकार लिखित इसका भाग 1 आज हमने देखा है। इसका भाग 2 हम कल देखेंगे।